क्लास को देखिए। हम लोग आर्डिनो की प्रोग्रामिंग सीरीज में रोम कॉन्सेप्ट को सीख रहे थे। ईपी रोम मेमोरी को हम कैसे यूज कर सकते हैं आर्डिनो का। आज के लेक्चर्स में हम ESP32 के अंदर इनबिल्ट ईपी रोम मेमोरी को हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। आर्डिनो से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो सारी चीज़ें मैंने आप सभी को सिखा दिया है। ठीक है, मैंने प्रोजेक्ट्स भी बनवा दिए हैं, कॉन्सेप्ट भी सिखा दिया है, इससे रिलेटेड वीडियोस भी मैंने प्रोवाइड कर दिया। चलिए फिर आज के लेक्चर्स में हम लोग ESP32 को सीखते हैं कि ESP32 के इनबिल्ट को क्या करना है। इसके जी हमारा जो ESP32 है, इसके अंदर जो भी EEPROM होता है उसको हम प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग कैसे यूज कर सकते हैं। आर्डिनो के सीखे हैं, सेम इसका भी प्रोग्रामिंग बिल्कुल सेम टू सेम है। थोड़ा कुछ एज है, इसकी साइज थोड़ा सा कम होता है आर्डिनो कंपेयर टू आर्डिनो से। ठीक है, बस और कोई खास बात नहीं होती। तो यहाँ पे चलते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ से ESP32 बोर्ड को मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। ओके, चलिए अब ये रहा ESP32। इसके अंदर भी आर्डिनो की तरह इसके पास भी मेमोरी होता है, रोम मेमोरी होता है। और इसका जो मेमोरी रोम होता है उसकी साइज होती है 512 बाइट की। कितनी बाइट की बताओ? 512 बाइट, मतलब आर्डिनो के आधा होती है। आर्डिनो यूनो के आधा होती है इसमें। आर्डिनो यूनो में होती है 1024 बाइट्स की रोम होता है। इसके अंदर जो रोम मेमोरी होते हैं इसकी साइज होती है 512 बाइट्स की मेमोरी होती है। तो ये आर्डिनो से थोड़ा सा कम कंपेयर वो डेटा स्टोरेज करने की इसकी मेमोरी स्टोरेज होती है, बट उतने में काम हो जाएगा फिलहाल के लिए। ठीक है, अब हम इसकी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग इसके मेमोरी के अंदर डेटा को परमानेंटली स्टोर कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग सीखते हैं। देखिए, जैसे हमने आर्डिनो हमने क्या किया था, ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा कुछ खास नहीं। जैसे आर्डिनो की EEPROM को यूज करने के लिए, परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी को यूज करना है तो लाइब्रेरी को अटैच किए थे, वैसे इसके साथ भी हम ले हुए लाइब्रेरी अटैच कर लेते हैं। ठीक है, का भी सेम लाइब्रेरी होता है EEPROM, सेम लाइब्रेरी होती है। अब उसके बाद क्या करना है ये लोग समझते हैं हम लोग। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, तो आप इसके मेमोरी को, इसकी कितनी मेमोरी को यूज करना चाहते हो, या पूरी मेमोरी को यूज करना चाहते हो, या फिर 64 बाइट मेमोरी यूज करना चाहते हो, या 32 बाइट्स मेमोरी यूज करना चाहते हो। आप इसकी मेमोरी को कितना यूज करना चाहते हो वो हमें इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं, कांस्टेंट डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे कांस्टेंट डिफाइन किया मैंने। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और इस कांस्टेंट का नाम रख दिया EEPROM साइज। ई रोम, उसके बाद स्लैश साइज। तो इसके अंदर जो रोम मेमोरी है उसके साइज को डिफाइन कर लेते हैं। मैक्सिमम साइज होती है 512 बाइट की, बट मैं 512 बाइट्स को क्यों ही यूज करूं, जितने में मेरा काम हो जाएगा उसे करते हैं, उसकी साइज को डिफाइन कर लेते हैं कांस्टेंट के टर्म में। तो यहाँ पे मैंने इसकी साइज ले लिया 64 बाइट्स का। आपकी मर्जी, जीरो से आप इसकी मेमोरी को 500 मैक्सिमम 512 बाइट यूज कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैंने क्या यूज किया, 64 बाइट्स का, 64 बाइट्स का। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ सीरियल कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर दूं। सीरियल कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए डॉट बिगिन, इस वाले बॉर्ड रेट के अकॉर्डिंग सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा माइक्रो कंट्रोलर ESP32 और कंप्यूटर्स के बीच में। के बाद हम इसके मेमोरी के स्टोरेज कैपेसिटी को इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है। जब यहाँ पे डिफाइन करते हैं मतलब हम कितना यूज करना चाहते हैं, हमें यहाँ पे बिगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिगिन करना पड़ने के इसके लिए एक फंक्शन है EEPROM डॉट बिगिन फंक्शन, और इस बिगिन फंक्शन के अंदर साइज की वैल्यू डालते हैं, कितनी साइज को हम यूज कर रहे हैं, इसके मेमोराइजेशन करना पड़ेगा। तो हम 64 बाइट ले रहे थे, यहाँ लिख दिया 64, बट हम कांस्टेंट में ही डिफाइन कर लिए, तो हम इस कांस्टेंट को यहाँ पे चेंज कर लेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट इसको नहीं यूज करेंगे।
बाय द चांस इन द फ्यूचर्स हम ऐसा कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसी कोड का यूज करके, तो यहाँ पे 512 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 32 बाइट्स भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट कांस्टेंट को यहाँ पे यूज करेंगे, चेंजेस यहाँ पे कर लेंगे। ये हमारा हो गया 64 बाइट्स का, ठीक है। ये हमने इनिशियलाइजेशन कर लिया। अब इनिशियलाइजेशन करने के बाद ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं आप सभी को ये सिखाया था डेटा अब सेम सारा आर्डिनो की तरह खेल है, सेम आर्डिनो की तरह। मैं चाहता हूं इसके मेमोरी एड्रेस पे किसी एक ब्लॉक मेमोरी सेल पे डेटा को राइट करना चाहता हूं, तो दो फंक्शन होते हैं। राइट करने पे डेटा वहां पे जाके स्टोर हो जाएगा, रीड वाले फंक्शन से डेटा को रीड कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए यहां पे सुनिए, रोम डॉट, ध्यान से देखो, राइट एड्रेस लिखते हैं, मान लो 0 वाले एड्रेस पे, मान लो इसके 1 वाले एड्रेस पे मैंने क्या किया, सॉरी 0 से स्टार्ट करते हैं ना, बिल्कुल पहले सेल से। 0 वाले एड्रेस पे मैंने कितना वैल्यू ले लेना, 0 से लेकर 255 ही ले सकते हैं। मैंने आप सभी को समझाया था, अगर आप EEPROM.WRITE फंक्शन को यूज करते हो तो इसका हर सेल पे मैक्सिमम वैल्यू 255 ही स्टोर कर सकते हैं। 0 वाले एड्रेस वाले मेमोरी ब्लॉक में मैक्सिमम वैल्यू 255 ही स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने ले लिया 255, फिलहाल के लिए मैं 255 नहीं, यहाँ पे 100 ले लिया, ठीक है, स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। अब आर्डिनो की तरह इस पे डेटा स्टोर नहीं होता है, हमें एक फंक्शन और यूज करना पड़ता है। तो उस फंक्शन का नाम लिखते हैं, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, मैंने बोला था पहले से थोड़ा सा चेंजेस है, डॉट कमिट, कमिट COMMIT, कमिट फंक्शन। बस आपको ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। जब भी आप डेटा को राइट करते हो किसी एड्रेस पे, राइट करने के बाद आपको ये लास्ट में कमिट लिखना पड़ेगा। अगर आप कमिट नहीं करोगे ये डेटा इस पे स्टोर नहीं करेगा, ठीक है। ये ESP32 पे प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर आप ESP32 के EEPROM को यूज करना चाहते हो, सेम आर्डिनो की तरह प्रोग्रामिंग होगी, बस इसमें साइज डिफाइन करना होता है, सेमीकोलन नहीं लगाया था, सॉरी, हाँ, साइज डिफाइन करना पड़ता है। उसके बाद साइज डिफाइन करने के बाद बिगिन फंक्शन के साथ इनिशियलाइजेशन करते हैं। सेम आर्डिनो की तरह इसमें भी प्रोग्रामिंग होती है, बट जस्ट राइट डेटा के बाद हमें कमिट नाम के फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, तब जाके ये वैल्यू 0 वाले एड्रेस पे स्टोर होगी, ठीक है। चलिए, हमने स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद हम इसकी वैल्यू को रीड कर सकते हैं, ठीक है, क्या यूज कर सकते हैं, हमने रीड कर लिया और यहाँ पे लिख दिया इंट, सॉरी मैंने क्या किया, यहाँ देखिए, ये रीड करने के लिए EEPROM.READ फंक्शन से 0 वाले एड्रेस पे जो भी वैल्यूज होगी उसको हम लोग रीड कर लेंगे। और रीड की वैल्यू को हम एक वेरिएबल में रख लेते हैं, तो यहाँ पे इंट टाइप का वेरिएबल्स में हमने इसको स्टोर कर लिया। तो EEPROM नाम के फंक्शन से 0 वाले एड्रेस पे जो भी डेटा होगा इसको स्टोर करके x नाम के वेरिएबल, मेरी मर्जी क्या, चाहे मैं इसका यूज करके किसी डिवाइस को कंट्रोल करूं, मैं चाहता हूं आज सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करा लूं, अगर मैं चाहता हूं तो LCD पे प्रिंट करा लूं, मैं चाहता हूं तो वेब सर्वर पे प्रिंट करा लूं। अगर किसी वेरिएबल में डेटा हमने स्टोर कर लिया तो हम कहीं भी प्रिंट करा सकते हैं। तो हमने कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, सीरियल कम्युनिकेशन, तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही देखने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए यहाँ भी यूज कर लिया सीरियल डॉट ln, इसकी वैल्यू x की वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू के अंदर ही इस वाले एड्रेस की वैल्यू स्टोर हुई है। कितने टाइम तक ये वैल्यू हमें दिखे, इसकी वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं। डिले, वैसे डिले जरूरत है ही नहीं, ये तो हमें दिख ही जाएगी, एक बार तो दिखेगी ना, क्योंकि काम कर रहे हैं ना, तो एक बार हमें सिर्फ एक ही बार देखना है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी को यहां तक तो समझ में आया होगा। सेम आर्डिनो की तरह ही प्रोग्रामिंग है, कोई चेंजेस नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पे साइज डिफाइन करते हैं, इसकी साइज 512 बाइट्स तक होती है। साइज को इनिशियलाइजेशन करते हैं बिगिन फंक्शन के साथ। कोई भी डेटा राइट करते हैं उसके जस्ट नीचे कमिट लिखते हैं ताकि उस डेटा को हम स्टोर कर सकें। अगर नहीं करते हैं ऐसा
तो डेटा हमारा स्टोर नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे हम लोग इसी प्रोग्राम के अंदर। तो देखिए, मैं चाहता हूँ ये जो जीरो वाला एड्रेस है, इस पे मैं, अगर मैं कोई डेसिमल नंबर स्टोर करना चाहूँ, इस पे डेसिमल नंबर जैसे 1 पॉइंट, मान लो कोई टेम्परेचर की वैल्यू प्रिंट करना, इसमें स्टोर करना चाहता हूँ इस, बट इसमें जो डेटा, ये जो राइट नाम का फंक्शन है, ये तो बाइट टाइप का डेटा लेता है, तो इसमें टेम्परेचर की वैल्यू हम लोग स्टोर कर ही नहीं सकते ना। इसके अंदर टेम्परेचर की वैल्यू हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। अब हमें टेम्परेचर की वैल्यू स्टोर करनी है, तब हम क्या करेंगे? अब हम चलते हैं, टेम्परेचर की वैल्यू किसी मेमोरी ब्लॉक पे स्टोर करना है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गई, इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, रन नहीं करा सकते, कोई फायदा नहीं है, सब हार्डवेयर पे चेकिंग करने वाली है वैल्यूज। आपके पास हार्डवेयर है तो इस प्रोग्राम को आप ट्राई कर सकते हो खुद से। ठीक है, वैसे इस प्रोग्राम को मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर आप लोग कहते हो तो मैं इसको सेंड कर दूँ ग्रुप में, बोलो। सर सेंड कर देना आप। हाँ, मेरे ख्याल से इस कोड को मैं सेंड ही कर दूं, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो, चलो एक नया सिमुलेटर ले लेता हूँ, वहाँ पे हम इसकी प्रोग्रामिंग को फिर से समझते हैं। ESP32 ले लिया मैंने, देखिए ये भी ले लिया, और मैं अब देखिए मुझे क्या करना है। अब मुझे क्या करना है, इसके मेमोरी ब्लॉक में टेम्परेचर की वैल्यू स्टोर करनी है, और टेम्परेचर की वैल्यू डेसिमल में आती है। ठीक है, और डेसिमल में आती है, डेसिमल मतलब पॉइंट वैल्यू वाली आती है, मतलब फ्लोटिंग टाइप डेटा है। अगर मेरे पास फ्लोटिंग टाइप डेटा है या फिर मेरे पास बिग इंटीजर है, उसको इसके मेमोरी ब्लॉक में स्टोर करना है, तो EEPROM डॉट राइट फंक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि इस फंक्शन में सिर्फ 0 से 255 वैल्यू को ही स्टोर किया जा सकता है। अगर मुझे दशमलव की संख्याओं को स्टोर करना है, फ्लोटिंग टाइप डेटा को स्टोर करना है, तो हमें दूसरा फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए अब हम इसकी प्रोग्रामिंग को फिर बिल्कुल स्टार्टिंग से चलते हैं। ठीक है, यहाँ से जब तक ये कोड बना है इसको कॉपी करके भेज देता हूँ ग्रुप में, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे मैं आप सभी को इस कोड को प्रोवाइड कर, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, अब इसकी मेमोरी, इसके रोम मेमोरी को यूज करना है परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए, इससे रिलेटेड लाइब्रेरी हम लोग अटैच कर लेते हैं। चलिए लाइब्रेरी अटैच कर लेते हैं। लाइब्रेरी का नाम है EEPROM.h। ठीक है, EEPROM। लाइब्रेरी को अटैच करने के बाद हम इसके कितनी मेमोरी को यूज करना चाहते हैं, उसकी साइज को एक कांस्टेंट के फॉर्मेट में डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, हम ले लिया EEPROM। ठीक है, उसके बाद साइज, तो इसकी साइज ले लिया मैंने 64 बिट, वो आपकी मर्जी है, मैंने 64 बिट ले लिया। चलो मैं 32 बिट ले लिया, हमारी मर्जी। फिर बार मैंने 32 बिट्स का ले लिया। उसके बाद मैं सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन स्टार्ट कर देता हूँ सीरियल कम्युनिकेशन के लिए, और इस साइज को इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं बिगिन फंक्शन के साथ। तो इस इनिशियलाइजेशन का तरीका होता है, अरे सॉरी, डॉट बिगिन। ठीक है, यहाँ पे इसकी साइज की वैल्यू डालनी है, और साइज हमारा इस कांस्टेंट में डिफाइन है। तो यहाँ पे मैंने डाल लिया, इनिशियलाइजेशन कर लिया कि इस प्रोग्राम से सिर्फ इसकी 32 बाइट वाली मेमोरी, 32 बाइट्स की मेमोरी ही यूज करेंगे, मतलब 32 ब्लॉक्स ही यूज करेंगे। जीरो वाले ब्लॉक्स पे 0 से 255 नंबर्स के डेटा को स्टोर किया जाता है। चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए मेरे पास, मैं एक यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने क्या किया, फ्लोट वेरिएबल डिफाइन कर लिया, फ्लोट टेम, TEM, टेम, टेम्परेचर नाम का। ठीक है, और मैंने क्या किया, इसमें एक वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ 32.35, यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन। मैंने 12.35 ये एक पॉइंट वैल्यू है, इसको इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया, टाइप है फ्लोट टाइप का। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, अगर मुझे इस वैल्यू को इसके मेमोरी के अंदर स्टोर करना है, तो इसके परमानेंट, इस डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है, इसकी इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए जैसे राइट नाम का फंक्शन यूज करते हैं, यहाँ पे पुट नाम के फंक्शन को यूज करते हैं, EEPROM डॉट पुट, ये वाला। ठीक है,
और इसके बाद इस पुट, अब इसके बाद एड्रेस, किस एड्रेस पे यूज करना चाहते हो। मान लो मैंने ले लिया एड्रेस नंबर 1 पे, क्या वैल्यू, इस टेम्परेचर, इस वेरिएबल में पड़ी वैल्यू उसको स्टोर कर लिया, ठीक है। अब यहां पे मैंने राइट कर लिया, राइट करने के बाद अगर तुम्हें सेव रखना है, राइट तो हो जाएगा, बट अगर स्टोर करके रखना है, सेव बचा के रखना पड़ेगा, तो कमिट नाम के फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा आपको, eeprom डॉट कमिट। फंक्शन से क्या होगा, ये हमारा डेटा सेव हो जाएगा इस एड्रेस पे, 1 वाले एड्रेस पे वैल्यू। हमने क्या किया, डेटा को राइट कर लिया। राइट करने का तरीका 2 होते हैं, राइट फंक्शन या फिर पुट फंक्शन। पुट फंक्शन तब यूज करते हैं जब हमारे पास इस टाइप का कोई डेटा होता है, तो 1 वाले एड्रेस पे इस वाले डेटा को हमने स्टोर कर लिया। अब उसके बाद हमारा काम क्या होता है, देखिए मैंने क्या कही, मुझे रीड करना है। अब यही इस एड्रेस पे जो भी वैल्यूज को रीड करके हमें प्रिंट करा लेना है सीरियल मॉनिटर्स। तो रीड करने का तरीका क्या होता है, eeprom डॉट रीड, जीरो वाले एड्रेस, और यहां पे लगा दिया सेमीकोलन, ठीक है। और वैल्यू क्या है, फ्लोट टाइप की वैल्यू रीड होगी ना, तो इसलिए वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन, अभी देखना, तो यहाँ पे लिख ले, देखते हैं तुम लोग कितना ही समझते हो, अभी देखना मैं चाहता हूँ। यहाँ पे x लिख दिया, क्या ये फंक्शन रीड करेगा इसकी वैल्यू को, ये rom डॉट रीड, क्या ये फंक्शन, सॉरी यहाँ पे 1 एड्रेस डालना है, क्या इस फंक्शन से 1 वाले एड्रेस पे जो भी वैल्यूज हमने स्टोर किया, क्या ये फंक्शन रीड करके देगा वैल्यू, जल्दी बोलो अखिल जी। नहीं सर, इससे तो वेरिएबल तो टेम्परेचर में आएगा, तो वो वेरिएबल तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा ना। नहीं, कभी भी अगर आप इस टाइप के डेटा को स्टोर किए इस एड्रेस पे, ये फंक्शन काम नहीं करता, ये फंक्शन हम लोग नहीं यूज करते, हम लोग गेट फंक्शन लगेगा सर। हाँ, गेट फंक्शन यूज करेंगे। पुट माने रखना, गेट मतलब पाना। अब गेट फंक्शन में एड्रेस, उसके बाद हमें उस वेरिएबल में जो, उस वेरिएबल को यूज करना पड़ेगा जिस वेरिएबल पे हमारा डेटा स्टोर किया हुआ है ना। तो सॉरी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। तो वैसे यहाँ पे मेरे ख्याल से ऐसा कर लेते हैं, देखो, तो यहाँ फ्लोट x नाम का वेरिएबल डिफाइन कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, फ्लोट x नाम का वेरिएबल डिफाइन कर लिया, उसके बाद इसी x में ये 1 वाले एड्रेस की वैल्यू स्टोर करना है। लो चलो, स्टोर हो गया। क्या किया, आपको एक अलग से वेरिएबल डिफाइन कर लेना है, ठीक है, और जिस टाइप का डेटा को स्टोर करना चाहते तो उसका टाइप डिफाइन कर लिया। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पे जो 1 वाले एड्रेस पे क्या वैल्यू स्टोर है, हमारा टेम्परेचर 12.25, इसकी वैल्यू को इसी टाइप के वेरिएबल्स में ही स्टोर किया जा सकता है। तो अब गेट कैसे होगा, ये फंक्शन eprom डॉट गेट 1 वाले एड्रेस की वैल्यू, ये फंक्शन क्या करेगा, 1 वाली एड्रेस की वैल्यू को x नाम के वेरिएबल में डाल देगा, मतलब रीड करने के लिए एक्सेस दे देगा। ये वैल्यू रीड हो गई है ना, और रीड होने के बाद लो सीरियल डॉट प्रिंट, सीरियल डॉट प्रिंट लिख रहा हूं, तो मैं क्या प्रिंट रहा हूं, ln किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, हो गया। अब काम करेगा, सर काम करेगा, हाँ अब काम करेगा। अगर आपके पास एक बड़ी वैल्यू है या फिर डेटा का फॉर्मेट अलग है, इस टाइप का डेटा है, तो उसको आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो स्टोर करने के बाद अब इसकी वर्किंग देखनी है, तो ऐसा करते हैं, वर्किंग आप लोग अगर एक बार सिमुलेटर चला लूँ, देखता हूँ क्या, आर्डिनो है, ESP32 नहीं है। अच्छा, ESP32 की प्रोग्रामिंग आसान क्यों लगी बताऊं, क्योंकि हमने आर्डिनो पे बहुत अच्छा सीखा है ना। हाँ सर, हाँ सर। मेरे ख्याल से कुछ खास नहीं था इसमें, इसकी साइज डिफाइन कर लिया और कमिट नाम का फंक्शन यूज कर लिया, और ये तो मेरा कितना अच्छा आसान इसलिए हुआ
और मुझे लगता आसानी था। आसान इसलिए लगा क्योंकि हमने आर्डिनो को बहुत अच्छे से सीखा। तो ESP32 को सीखने के लिए आर्डिनो को सीखना जरूरी इसलिए होता है। किसी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आर्डिनो को सीखो, ESP32 में आसान हो जाता है। अगर यही चीज डायरेक्ट ESP32 पे आता तो बड़ा मुश्किल लगता है ना। यस सर। हाँ जी साहिल जी, आया समझ में कुछ? जी सर। तो मेरे ख्याल से आर्डिनो का सीखा था, ESP सीख लिए हम लोग, ESP32 की मेमोरी का भी कैसे यूज करते हैं। अब हम लोग जी कल के सर। लेक्चर्स में ना इसका प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ESP32 का यूज करके, EEPROM का यूज करके प्रोजेक्ट्स कैसे बनाए जा सकते हैं। ओके, यहाँ पे प्रिंट जी हो रहा है सर। ना, यहाँ पे ये स्टोर कर लिया, प्रिंट हो गया 12.5। अब ऐसा करते हैं, ये जो राइट किए हैं उसको खत्म कर देते हैं यहाँ से। तब तो हमने उसके बाद राइट किए। चलो, अब तो मेरे ख्याल से हमें मेल मिल जानी चाहिए। रिस्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम, रिस्टार्ट करने में ये प्रोग्राम फिर से अपलोड होगा इस पे। अब ये प्रोग्राम जाएगा इसके पास। क्या देखते हैं सिमुलेटर्स पे ये काम करता है? अब मैंने कभी ट्राई नहीं की, एक बार ट्राई कर लेते हैं। वैसे हार्डवेयर पे काम करेगा, ठीक है। यार ये वेबसाइट ना धीरे धीरे ना पैसे वाला करने जा रहा है। जल्दी जल्दी सीख लो, पैसे वाला हो जाएगा। मैं तो परचेस करके सिखा दूंगा, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी परचेस करना पड़ेगा। ओके, नहीं यहाँ पे नैन आ रहा है, नॉट ए नंबर। मेरे ख्याल से सिमुलेटर्स पे ये वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोड वर्किंग कोड है। तो इसको स्टॉप कर देते हैं और यहाँ पे इसको हम यहाँ से जेड लिख देते हैं। ओके, यहाँ पे कोड को भी मैं आप सभी को दे देता हूँ। तो आपके पास जब भी ESP32 हो, आप खुद से ट्राई कर लेना। मेरे पास ESP32 नहीं है, तो इसकी प्रोग्रामिंग को मैं नहीं दिखा सकता हूँ। आपके पास है तो खुद से प्रैक्टिस कर लेना मेरे कोड के अकॉर्डिंग। आज बहुत सारे लोग नहीं आए हैं, मेरे ख्याल से उनका भी लॉस हो चुका है, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब वीडियो ही देखेंगे वो लोग। कल के लेक्चर्स में हम लोग इसके एप्लीकेशन को देखने वाले हैं। इसके मेमोरी, रोम मेमोरी का यूज करके किसी हार्डवेयर के कैसे हम लोग, जैसे होम ऑटोमेशन में ESP32 का यूज कैसे कर सकते हैं ना। मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट यही है, होम ऑटोमेशन ज़्यादातर, है ना। जैसे कि मोबाइल ऐप से हमने क्या किया, फैन ऑन करके चल, वाईफाई के थ्रू मोबाइल ऐप बनाया और फैन ऑन करके छोड़ दिया। रात को लाइट चली गई, अब फिर से ऑन थोड़ी करूंगा मैं, जब लाइट है तो ऑन कर दे, है ना। जी। हाँ, इसलिए तुमने सर एक बात कहूँ सर, जी सर अगर आपको स्टूडेंट को सिखाना है तो